आ गया जिसका इंतज़ार था। बच्चे का दिल का अरमा है कि गेट एग्ज़ाम देके हमें क्या मिलेगा। देखो, गेट एग्ज़ाम देके आपको पीएसयू मिलेगा, आपको आईआईटी में एमटेक मिलेगा, आपको विदेश जाने को मिलेगा। लेकिन ये जिसका नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन आया है एनएचपीसी। कौन सा पीसी? ये नोटिफिकेशन आया है हमारा एनएचपीसी लिमिटेड का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्न कंपनी है, महारत्न नहीं है, नवरत्न कंपनी है। एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स 33 फरीदाबाद। मैंने इसके पास ही रहा हूँ, एनपीटीआई है इसके पास 33 फरीदाबाद में। मेरा जो ट्रेनिंग हुआ था एनटीपीसी का, जो 6 मंथ का ट्रेनिंग के लिए भेजा था, जस्ट इसके बगल में एक इंस्टीट्यूट है एनपीटीआई, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसमें जस्ट ये एनएचपीसी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके बगल में ही हम हमारा वो ऑफिस था, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। तो ये जो है कि एनएचपीसी क्या करता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाता है। इसका एक खासियत है जो आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता। इस कंपनी का खासियत है सब कुछ ये खुद करता है। एनटीपीसी ने एक दूसरा पॉलिसी रखा है, एनटीपीसी का नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज टू लेस। एनटीपीसी में क्या करता है, सारा जो वर्क है वो सारे कॉन्ट्रैक्टर से कराता है। एनएचपीसी मैक्सिमम वर्क खुद से कराता है, इसलिए इसका एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जितना इसका इंस्टॉल कैपेसिटी है। जैसे अगर कभी आप देखें कि एनएचपीसी का कोई काम चल रहा है तो वहाँ पे एनएचपीसी का बहुत सारे वर्कर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। मैक्सिमम जो काम है खुद करता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट में? बिल्कुल नहीं देता, नहीं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट देता है, बट बहुत ही कम चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे काम करना मतलब एक्चुअल आप जो वर्क है वो करोगे। हाइड्रो पावर में 15 प्रोजेक्ट है विद द एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी 9204 मेगावाट करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। 11 प्रोजेक्ट टोटलिंग 10,000 आर अंडर क्लियरेंस। अब समझ में आ जाए कि ये कितना हाई क्वांटिटी है, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट जो आपका बनाना पड़ता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट एनएचपीसी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इतना मेगावाट इंक्लूडिंग इतना मेगावाट जॉइंट वेंचर है। मतलब आप सोचो कि आज तक एनएचपीसी ने क्या किया, 1975 से एनएचपीसी ने 88,000 मेगावाट का बनाया था, और 9,000 अभी चल रहा है और 10,000 और होने वाला है। क्यों है? क्योंकि अभी हमें पता चल गया कि तेल ऐसे देगा नहीं। अभी पता चल गया तेल बंद कर देंगे। कोई बोल रहा है तेल तुमको खरीदने नहीं दूंगा, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे तो चीज़ चल रहा है। कोयला, हमारे पास तो कोल कितना ही स्टोर होगा, लेकिन हमारे पास ये हाइड्रो का जो कैपेसिटी है दैट इज अबाउट 1.5 लाख मेगावाट का है। इंडिया के पास हाइड्रो का कैपेसिटी बहुत है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो चीज़ है ये हमारा ओनली 8,800 कर पाया। एंड उसके बाद बाकी सारे कंपनी मिला के किया है। हमारा सतलुज जल विद्युत निगम यहाँ पे करता है, उधर में डीवीसी करता है। मतलब ठीक है, बाकी स्टेट का भी बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, स्टेट ने भी किया है। तो क्या है कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट अगर आपने देखे, उधर में बीबीएमई है, भागड़ा बीएस मैनेजमेंट बोर्ड, बीबीएमई भी है। मतलब ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो हाइड्रो के ऊपर काम करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हाइड्रो में काम करने के लिए आपको पहाड़ों में जाना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहे। और जिसका घर ऑलरेडी पहाड़ में है, जिसका घर नॉर्थ ईस्ट में है और पहाड़ में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, इन लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना जा सकता है। बाकी जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा दुखी रहता है, जबकि दुखी रहने का कुछ है नहीं, क्योंकि एनएचपीसी का जहाँ भी प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे आपको ऑल फैसिलिटीज़ मिल जाता है, ठीक है। मैंने जिसमें पार्वती प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, पार्वती प्रोजेक्ट, वो जस्ट कुल्लू और मनाली के बीच में है। जो पार्वती प्रोजेक्ट है कुल्लू मनाली के बीच में। आप बताओ कौन सा लोकेशन में आप रहते हो, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, वहाँ पे जो लोग पोस्टेड है, कहाँ कौन सा लोकेशन में है ना, कुल्लू मनाली के बीच में, जो हम जाने के लिए तड़पते रहते हैं। तो मेरा भी पोस्टिंग कुल्लू मनाली के पहले कर दिया था, जो कोल डैम मतलब बिलासपुर एंड सुंदरनगर के बीच में जगह है, वहाँ पे मेरा पोस्टिंग करा दिया था। अब ये जो चीज़ है कि आप अगर पहाड़ से डरते हो कि नहीं मुझे पहाड़ में रहना ही नहीं है, तो फिर अप्लाई नहीं करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा सबको अप्लाई कर देना है। जिसको ये ब्यूटी जो पहाड़ है
जब मैंने एनटीपीसी में था, एनटीपीसी का हाइड्रो प्रोजेक्ट था कोल्ड लैम, उसलिए मुझे वहाँ पे भेजा गया था। उसके बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए, मतलब ऐसे होता है कि जब आप जो है ट्रेनिंग के लिए चले जाओ, ट्रेनिंग मतलब ऐसे ट्रेनिंग नहीं होता है, उसमें होता है कि तुम ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऐसा भी होता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि तुम वहाँ पे जॉब करोगे बट वो तुम्हारा ट्रेनिंग काउंट किया जाएगा। तो ऐसे हमें भेज देगा था कि इसमें नापथा झगड़ी पावर हाउस। तो नापथा झगड़ी हमारा कहाँ पे, जो शिमला है, शिमला तक आप जानते हो, उसके बाद एक नारकंडा आता है, शिमला के बाद नारकंडा आता है। शिमला से नारकंडा जितना उससे और ज़्यादा दूर चला जाएगा आगे, उस तरफ आता है आपका रामपुर, रामपुर से आगे चला जाएगा तब जाके नापथा, उसके पहले होगा आगे झाकड़ी, उसके ऊपर और 50 किलोमीटर चले जाएंगे तब जगह पर नापथा। नापथा झगड़ी जो है वहाँ पे हमें पोस्टिंग करा दिया था। बट ज़िंदगी का जो सबसे खुशमिसाल टाइम था मेरा वहीं पे बीता। ठीक है, एक तो इधर में सुंदरनगर, जहाँ पे सुंदरनगर मतलब होता है, सुंदरनगर मतलब होता है जैसे मंडी है ना, मंडी जो जगह है उससे बिलासपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, मंडी डिस्ट्रिक्ट उसके बीच वाला जगह है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। इधर में आपका नापथा झाकड़ी जो है दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब आप जो है हमेशा टूरिस्ट स्पॉट में रहते हो, यू ऑलवेज यू आर इन द टूरिस्ट स्पॉट। लेकिन वो चीज़ जितना खुशियाँ का है, उस चीज़ का अगर आपने दूसरा देखे कि नहीं मेरे पास बड़ा सारा रास्ता चाहिए, मेरे पास जो है गोलगप्पे मिलना चाहिए, मेरे पास ये चाहिए वो चाहिए, मतलब जैसे आपका जो सिटीज़ में जो रहता है उसको, तो जैसे मेट्रो सिटीज़ में जो रहता है उसको तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसमें अप्लाई ना करें। बट अगर गाँव में रहता है, मैं गाँव में रहता था पहले, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, मैं तो पहले विलेज में रहता था, उसके बाद मैंने कलकत्ता में रहा, दिल्ली में रहा, अलग बात है। बट मैं तो पहले तो मैं बॉर्न एंड बॉट अप तो हमारा गाँव में है ना, तो उसके चक्कर में जो विलेज में मैं था तो उससे तो अच्छा ही मिलता है, क्योंकि हमारे पास गाड़ी होता था हमेशा जाने के लिए, हमारे पास जो रूम होता था उसमें रूम इंसुलेटेड रूम मिला था हमें। इंसुलेटेड रूम सोचो, जैसे दीवार होता है कंक्रीट का, ऐसा नहीं, वो इंसुलेटेड रूम होता है, मतलब जैसे एक रूम है उसके बीच में इंसुलेट करके रखा गया, ऐसा रूम मिला था। उसके बाद हीट पिलर मिलता था, मतलब ऐसे हमें कोई रहने का और खाने का किसी का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो थोड़ा रिमोट प्लेसेस हैं, तो इसलिए आपका जो मैं बात बोला कि जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, मुझे डिस्कोथेक जाना है, अब अरे डिस्को जाना है तो फिर तुम वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी सारे मिल जाता है, जो कि बाकी जो आप चाहते हो मिल जाएगा, बट डिस्को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या होता है कि जो मेट्रो शहर में रहता है उस बच्चे के लिए दिक्कत हो जाता है, जो गांव में रहता है, जो छोटे शहर से आया है, उसका ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है वहाँ पर रहना। तो इसलिए पहले मैं बता दिया, इसको ध्यान रखे, क्योंकि हमारा बाद में जगह मत बोलना कि मंडल ने नहीं बताया था, तो हमें ऐसे जगह में भेज दिया, तो ये पैसा भी मिलेगा और आपका पैसा खर्चा भी नहीं होगा। जैसे हमने जितना पैसा जमा कर पाए थे मैं वहीं पे कर पाया था। जिस दिन मुझे नोएडा ट्रांसफ़र किया, एनटीपीसी कॉर्पोरेट सेंटर जिस दिन ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद से मैं एक पैसा जमा नहीं कर पाया। जबकि यहाँ पे सारे पैसे एनटीपीसी देते थे, रहने का घर एनटीपीसी देते थे, जो हमारा मुझे फ्लैट, क्योंकि एनटीपीसी का कॉलोनी में खाली नहीं था, इसलिए मुझे फ्लैट दिए थे। आपको भी देगा, जहाँ भी आपका अगर खाली नहीं है, हाँ वहीं पर आपको रेंट में करा देगा। तो रेंट अलग ही चीज़ है, उसका लीज बोलता है, लीज में आपको मिल जाएगा। तो हमें घर भी मिला था रहने का। सिर्फ यहाँ पे एक दिन, अगर एक दिन के लिए भी कोई शॉपिंग मॉल में घुस जाओ, 5,000 रुपये ऐसे ही फूक जाता है। 1 लाख रुपया सैलरी है, बीबी के साथ चले गए, अगर 10 दिन चला गया 50,000 तो ही पे फूक गया, तुम एक पैसा जमा नहीं कर पाओगे। और अगर आपने वहाँ पे रहे तो तुम एक दिन आओगे, कब, 3 महीना में एक बार आओगे। मान लो शिमला आ गए, ठीक है, मान लो आपने इधर में दिल्ली आ गए, चंडीगढ़ आ गए, तो एक तीन महीना में एक बार आओगे, 10,000 रुपये खर्चा होगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो लाइफ में जबकि सब कुछ आपको मिलता है, सब कुछ फ्रेश मिलता है, ना तो पॉल्यूटेड है, ये सारी चीज़ आपका फैसिलिटीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ है दैट इज़ प्लेस आपको थोड़ा रिमोट में मिलेगा। इसलिए तो ध्यान रखें कि ये जो एनएचपीसी है इसका ग्रोथ आप देख लिया तो 2024 एंड 2025 का गेट स्कोर से ये ले रहे हैं, इसके बाद 2025-6 का लेगा। ठीक है, अब लेकिन एक साल बाद होगा, ध्यान रखें। क्यों ऐसा है, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा मतलब बच्चे को पता नहीं है, वो जाके ज्वाइन कर लेता है, फिर रिमोट प्लेस है मैं नहीं रहूँगा, अब चला जाऊँगा, भाग जाऊँगा, तो फिर उसके चक्कर में ये लोग कहता है कि भाई जिसको कहीं पे नौकरी नहीं मिला वो आओ। एनटीपीसी में सब जगह में जिसका नौकरी मिल गया, उसके बाद जाके बोलता है कि जिसको कहीं पे नौकरी मिला वो आओ। तो सबसे लो गेट स्कोर में मिलता है, जबकि सबसे अच्छा नौकरी है, बट एक ही चीज़ है वो आपका जो बच्चे
मेट्रो सिटीज़ में रहता है, मेट्रो सिटीज़ में पाले बढ़े, उसके लिए वो रिमोट में रहना मुश्किल होता है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो छोटे शहर में से है, जो गांव से है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कितना खुश था, मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। मतलब मैंने जितना दिन वहाँ पे बिताया, 2 साल के आसपास मेरा वो टोटल टेनर था हिमाचल के अंदर, तो मेरा ज़िंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड था जो वो 2 साल मैंने वहाँ पे बिताया, ठीक है। क्योंकि सारे फैसिलिटीज़ हमारे पास मिलता है, सारे सब कुछ हमें मिलता है, तो सिर्फ हमें क्या होता है कि सिर्फ थोड़ा दूर में रहना पड़ता है। तो इसलिए आपका अगर ऐसे दिक्कत है तो इसमें ज्वाइन ना करें। अगर आपका दिक्कत नहीं है तो ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके दुखी ना हो। मंडल ने बता दिया क्या इसका, बाकी सारे सब कुछ मिलेगा आपको। फैसिलिटीज़ का कोई कमी नहीं है, रहने का कोई दिक्कत नहीं है, खाने का कोई दिक्कत नहीं है, जो आप चाहे वो खा सकता है, जो आप चाहिए आपको मिलेगा। नथिंग इस मतलब किसी भी लोकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक ही है, दैट इज लोकेशन। लोकेशन रिमोट में ही होगा, क्योंकि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए हमें पहाड़ चाहिए होता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट हम दिल्ली में नहीं बना सकते, उसके लिए हमें हाई हेड होना चाहिए, और हाई हेड होना चाहिए तो हमारा दिल्ली में थोड़ी हो पाएगा। तो इसके कारण ये जो कैपेसिटी दिख रहा है कि आज तक 8,800 है और 9,200 का चल रहा है इंस्टॉल, और आपका 10,000 और क्लियरेंस में है। इसका मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ 2024 में भी आया है, 25 में भी आएगा, 2000 इसका आता ही रहेगा। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होता है, एक एक प्रोजेक्ट बनने में 10 ईयर्स, तो बहुत कम बोल दिया मैंने, 10 to 20 ईयर्स लगता है। एक पूरा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करके रेडी करने में 10 से 20 साल लगता है। तो आप सोचो कि आपका तो 30 साल का नौकरी है, तब तक तो जो अंडर ये वाला है वो खत्म नहीं होगा ठीक है। ये जो बनता है अभी तो ये अंडर क्लियरेंस में है, पहले क्लियरेंस होकर आएगा, उसके बाद बनेगा। जब तक बनेगा तब तक और भी तो आ जाएगा। तो ये जो आपका 20 साल का, तो 20 ईयर्स का तो मुझे नौकरी पक्का दिख रहा है कि जो भी अभी ज्वाइन कर रहा है उसका 20 ईयर्स का तो नौकरी पक्का दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद जो है और प्रोजेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1.5 लाख मेगावाट का हाइड्रो कैपेसिटी है इंडिया का, 1.5 लाख मेगावाट। तो 1.5 लाख मेगावाट, और हाइड्रो ऐसा चीज़ है जिसका कभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी भरता रहता है, उसका बारिश का पानी आता रहता है, मेल्ट होके आइस का पानी आता रहता है, उस पानी से बिजली पैदा होता है। उससे और सस्ता क्या होगा। 15 ईयर्स में इसका सारे पैसा निकल जाता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट अगर चल गया 15 साल में इसका पूरा पैसा निकल जाता है, जितना पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ था। उसके बाद जो बिजली पैदा होता है वो दुनिया का सबसे सस्ता। जैसे भाखड़ा नंगाल, भाखड़ा डैम बनाया था 80s के आसपास, अभी क्या हो गया ना, वो जाके जब हम ही गए थे 2004 में, तो तब जाके उसका पहले सारे पैसा जितना इन्वेस्ट किया गया था, सारे पैसा उसने निकाल लिया। अब उसका जो बिजली का कॉस्ट आता था उस जमाने में 6 पैसा पर यूनिट, 6 पैसा पर यूनिट। 1 यूनिट बिजली पैदा हो रहा है 6 पैसे में ठीक है। उसके बाद वो पानी से खेती हो रहा है अलग अलग। इसलिए जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होता है इसका बहुत सारे फायदा है, और लेकिन इसको बनाना मुश्किल है। बनाने के टाइम में आपका 10 साल 15 साल, एक प्रोजेक्ट है 32 साल में बना है, ये टेहरी 32 ईयर्स में बना है एक प्रोजेक्ट। उसका कारण था उसमें केस हो जाता था, उसके कारण ऐसे था। अभी ऐसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉलिसी चेंज हो गया, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम नहीं आता है। 32 ईयर्स में एक प्रोजेक्ट बना है, लेकिन वो टेहरी डैम बना है, उसके कारण हम दिल्ली में नहा पा रहे हैं, ठीक है। टेहरी डैम बना है, उसके कारण हरियाणा का जम के खेती हो रहा है। तो वो 32 ईयर्स में बना था। तो आप सोचो कि एक एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक एक आदमी, मतलब उसमें रिक्रूटमेंट हुआ, उसका रिटायरमेंट हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं बन पाया था। तो ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट में बहुत टाइम लगता है बनने में, बट वो एक बार बन गया तो वो देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बन जाता है। जैसे आपका टेहरी में से बिजली थोड़ी पैदा हो रहा है, टेहरी ने जो पाली वाटर कलेक्ट करता है, उस वाटर कलेक्ट करके हमारा हरियाणा के थ्रू दिल्ली में भेजता है कि नहा लो सब लोग। इससे पहले दिल्ली के लोग नहा भी नहीं पाते थे, जब टेहरी डैम नहीं था उससे ढंग से नहा भी नहीं पाते थे। अभी तो फिर भी नहाने का पानी मिलता है। हाँ, वो अभी घटिया टाइप का वो है, मैनेजमेंट है, जिसके चक्कर में ठीक से क्लैरिफाई करके भेजता नहीं है। नहीं तो रॉ वाटर का कमी नहीं है, रॉ वाटर जो आ रहा है उसका कोई कमी नहीं है, उसको सिर्फ क्लैरिफाई करके भेजना पड़ता है। वही काम के लिए ये मतलब ब्यूरा टाइप का जो मैनेजमेंट है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसके कारण कमी हो जाता है। नहीं तो रॉ वाटर का कोई, बट पहले जब तक टेहरी डैम नहीं बना था तो इसमें रॉ वाटर ही नहीं था, पूरा खाली सूखा पड़ा होता था। आधा एरिया में पानी जाता ही नहीं था दिल्ली में। लोग ऐसे कपड़ा को गीला करके सिर्फ पोंछ के ज़िंदगी बिताते थे। तो मैंने सोचा धोते कैसे थे, मतलब जो है ये भी एक समस्या का विषय है। तो इसके चक्कर में ऐसा जो हाल हो गया था, उसको बचाया किसने ना, टेहरी डैम बनने के बाद वो सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन हुआ है।
तो आप सोचो कि एक एक प्रोजेक्ट बनने में टाइम लगता है, बनने में दिक्कत होता है, बनने में मेहनत करना पड़ता है, बट वो क्या क्या करता है, ठीक है। तो इसलिए वो हमारा क्या क्या करता है आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि इसका जो 50,000 प्लस 3%, ये आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आपको 50,000 सैलरी है, नहीं, ये इंटू 2 कर लो, आपको सारा चीज मिला के इसका 2 के आसपास हो जाएगा। अभी सुबह सुबह मैं बता रहा था कि ये जो NHPC का एग्जाम आया है उसमें 50,000 उसका है, बट उसका 16.14 लाख पर एनम करके रखा है। अब वो CTC कैसे बना रहा है, मैंने बहुत कुछ जोड़ के भी उसको करा नहीं पाया था। मतलब आपको सीधा मैं बता सकता हूँ कि अगर ये 1 लाख रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा, एंड उसके बाद आपका रहने के लिए फ्री है, ठीक है, मेडिकल फ्री है, सब कुछ आपका फ्री मिलता है, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है ना वो तो फ्री में, उसका फ्री में बिल ही पैदा कर रहा है। जो प्रोजेक्ट चल रहा है उससे जो पैसा था प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 3,000, देखो आपका 8,000 मेगावाट का, इससे 3,000 इतना करोड़ प्रॉफिट बना लिया। अब सोचो कि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहाँ गया ना, ये प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया। अब एक सोचो कि ये सब जो चीज़ है, जैसे अभी क्या होता है कि व्हाट्सएप का ज़माना है, सारे बेवड़ा का ज़माना है, और सारे बेवड़ा को पता ही नहीं है कि एक्चुअली देश में कैसे चलता है चीज़ें। जब आप प्राइवेट में नौकरी करते हो, आपको एक गाधा के तरह ट्रीटमेंट मिलता है। आप प्राइवेट में नौकरी करते हो तो प्राइवेट में नौकरी करने के बाद जो पैसा आपको आता है वो पैसा से क्या बनता है, जो पैसा आपको आता है वो पैसा से क्या क्या बनता है ना, उस पैसे से आपका बनता है प्रॉफिट। अब वो जो प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट कहाँ जाता है ना, एक कोई ना कोई गाधा का मालिक के पास। तुम गाधे की तरह काम करते हो। अरे मैं खुद किया हूँ, एक कंपनी में मैंने काम करता था, उसमें 10 साल 11 साल मैंने काम किया, पैसा 1100 करोड़ रुपया के आसपास, 1100 करोड़ रुपया के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया। उसके लिए मुझे तो मिला 11 करोड़ भी नहीं, और उसके बाद जब हमने उसको छोड़ के दूसरा में जाना पड़ा, क्योंकि मेरे साथ एग्रीमेंट करके पैसा नहीं दिया, एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको 10 साल तक इतना पैसा देंगे, फिर जाके एग्रीमेंट ही तोड़ दिया कि कोरोना आ गया या करके बहाना करके हम क्या नौकरी छोड़ के IAS छोड़ के यहाँ बैठे हैं। तो उसके कारण क्या हुआ कि हमें वो एग्रीमेंट करके एग्रीमेंट खुद ही नहीं मान रहा है, उसके बाद हमने दूसरा में चले गए, तब जाके उल्टा सीधा केस कर दे रहे हैं। तो ये सब टाइप का करेगा, क्योंकि तुम जो है तुम गाधे हो। अगर मैंने NTPC में था, जैसे आपका NHPC में जो काम कर रहा है, अब वो NHPC में काम कर रहा है, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पहले तो इन लोगों ने 1 पैसा टैक्स चोरी नहीं किया, पूरा के पूरा टैक्स ईमानदारी से पे किया। उसके बाद ये जो है 3084 करोड़ रुपीस जो प्रॉफिट कमाया, ये डायरेक्ट प्रॉफिट आपको किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। एक तो सस्ते से सस्ता में बिजली दे रहे हो, एक तो तुमने रिन्यूएबल रिसोर्स से बना रहे हो, एक तो प्रदूषण कम कर रहे हो, एक तो देश का जो है रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब आपका जो बाहर से जो आंख दिखाने वाला नहीं है, हमारे पास पानी बन रहा है, बिजली पैदा हो रहा है। उसके साथ साथ जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट भी गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो कितना वैरायटीज ऑफ इसमें आपका मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कितना वैरायटीज का। अगर आप देखें कि मतलब हमारा नेशन बिल्डिंग में इसका कितना योगदान होगा, आप समझ रहे हो कि कितना योगदान होगा। तो ये सब जो काम करते हो तो आपका यू फील प्राउड कि हमने जो काम करता है वो कोई गधे के लिए काम नहीं करता, हम कंट्री के लिए काम करते हैं, ठीक है, हम जो काम करते हैं। दूसरा बात हो रहा है कि आपको जो फैसिलिटीज मिलेगा, क्योंकि इतना करोड़ प्रॉफिट कमाता है, ये गवर्नमेंट के पास जाता है, तो तुम्हारा जो भी चाहिए, क्या तुमको सैलरी देने में कोई तकलीफ है उसका, क्या तुमको फैसिलिटी जैसे आपका मेडिकल फैसिलिटी देने में कोई तकलीफ है, भाई तो इतना प्रॉफिट कमाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि ना तो कभी एम्प्लॉय को कोई चीज़ देने में उसका दिक्कत होता है, कभी तो कोई आपका मेडिकल फैसिलिटीज देने में दिक्कत होता है हमेशा, क्योंकि ये जो है, ये जो इन लोगों ने करता है, जितना भी PSUs है, जैसे हमारा NTPC भी करता है, ये आपका ONGC भी करता है, IOCL भी करता है, सारे जो PSUs है अगर आप देखेंगे, ये हमारा देश का, कंट्री को दुनिया का सस्ता जो लिविंग प्लेस बना के रखा है, उसके लिए बहुत बड़ा इसका योगदान है। यही प्राइवेट को दे दो, बस एक दिन में लिविंग कॉस्ट ऐसे बढ़ जाएगा कि भीख मांग के भी कोई जिंदगी नहीं गुजर पाएगा ठीक है, यही प्राइवेट को दे दो। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपका वाटर है, जो आपका ये सब जो चीज़ है, आपका जो जो हमारा रिक्वायरमेंट है, वो सारे जो ये PSU कंट्रोल करता है, उसके चक्कर में इंडिया अभी तक जो है मतलब
लिविंग के लिए हमारे लिए जो है कि हम जी पा रहा है, अभी तक खाना मिल रहा है, लेकिन ऐसे अगर इसको सारे को प्राइवेट कर दे, इसी में लुटेरा आ जाएगा। ठीक है, 3,000 करोड़ रुपया जो आया तो गवर्नमेंट के पास है ना। अब गवर्नमेंट का एक तो सस्ता में आपको मिला, उसके बाद ये पैसा भी गवर्नमेंट के पास आ गया। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसलिए जो भी पीएसयू का नौकरी होता है वो तो मतलब आपको मतलब क्या ही बताए, मतलब जो भी पीएसयू का नौकरी होता है वो जो है आपका देश का भविष्य बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसी का योगदान है। ठीक है, अब आता है ट्रेनी इंजीनियर आपका सिविल है, ट्रेनी इंजीनियर आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इंजीनियर है। नेम ऑफ द पोस्ट आपको सारे दिखा दिया है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये सारे नंबर ऑफ पोस्ट है। किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है आपने डायरेक्ट इसका वेबसाइट से देख सकते हैं। टोटल हमारे पास कितना है, 72 पोस्ट है, टोटल 72 पोस्ट है जो आपका टोटल मिलने वाला है। स्पेशल रिक्रूटमेंट है फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उसका भी अलग से बनाया गया। सिलेक्शन प्रोसीड्योर में सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि गेट 2024 एंड 25 का जिसके पास गेट स्कोर है, आपको सिर्फ गेट 2024 का आपका जो है गेट स्कोर है, उसके बाद जीडी एंड पीआई होगा, ग्रुप डिस्कशन। फिर भी इसका ऐसे पूरा सिर्फ इसके बेसिस में नहीं होता है, जो आपका 100 मार्क्स है उसके हिसाब से आपका क्या करेंगे, ये जो आपका गेट है, देखो इसका बोल दिया कि गेट का क्या होगा 75% वेटेज हम ले लेंगे, जीडी का हम लेंगे 5% और इंटरव्यू का लेंगे हमने 20%। टोटल मिला के आपका 100 है। आउट ऑफ दिस 100 आपका जो मिलेगा उसके हिसाब से, क्योंकि आपको क्या करेगा गेट का मार्क्स आउट ऑफ 100 उसका 75% वेटेज होगा, ऐसे आपका जो 75% वेटेज दे देंगे। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का आपका 5% देंगे, आपका पर्सनल इंटरव्यू का आपका 20% देंगे। इसके तरह से आपको वेटेज कैलकुलेशन करके आपको बना दिया जाएगा ये लिस्ट, इसका बना दिया जाएगा लिस्ट, एंड उस लिस्ट के हिसाब से होगा रिक्रूटमेंट। तो जिसका भी गेट स्कोर कम था वो बंदा ज्वाइन करे, वो बंदा फॉर्म भरे। एंड फॉर्म भरने के लिए nhpcindia.co इसमें क्लिक करे, करियर पेज में जाए एंड उसका पूरा के पूरा स्टेप इसको पढ़ ले, वो स्टेप पढ़ के करना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइट में आपका 10 बजे 16 मार्च से शुरू होगा। 16 मार्च आज कौन सा है, 13, अभी तो मेरा 12 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 13 में आएगा वीडियो, तो 13 मार्च से शुरू मैं बता रहा हूँ। एंड 17 आवर्स आपका 6 अप्रैल के अंदर में करना है। अगर आपने इसके बाहर कर दिया तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, और बहुत सारे टाइम में लास्ट में दिक्कत होता है। आप अभी ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे पास जो लिख के भेजा है शैलेश सर ने, ट्रेनी इंजीनियर है, टोटल 72 पोस्ट है, बीटेक एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल है, 30 ईयर्स आपका एज लिमिट है, 30 ईयर्स एज लिमिट है, तो बहुत अच्छा है। एंड जो डेट है 16 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में, तो 16 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में होने वाला है ये आपका पूरा कहानी। तो फॉर्म भर दे, और जीडीपीआई के लिए अगर आपको चाहिए मटेरियल तो मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। जीडी का भी मैंने जुगाड़ बताता हूँ, इसका जीडी का भी जुगाड़ बताता हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए कि भाई मुझे इंटरव्यू गाइडेंस दे दो, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको इंटरव्यू का पूरा एनएचपीसी का एंड बाकी जो इंटरव्यू, ये पहले तो ये जनरल गाइडेंस है, तो जनरल गाइडेंस आपको लेना होगा। और एनएचपीसी का मेरे हिसाब से होना तो चाहिए, एनएचपीसी का, हाँ नहीं एचपीसीएल है, एचपीसीएल आईआईएससी देखता हूँ, एनएचपीसी का तो होना तो चाहिए क्योंकि इसका होता ही है। एनटीपीसी नहीं, एनएचपीसी का नहीं है, एनएचपीसी का एग्जैक्टली जो है जो स्टूडेंट का कलेक्टेड इंटरव्यू एक्सपीरियंस है मेरे पास नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बाकी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हाइड्रो है उन लोगों ने क्या पूछता है, जैसे एनटीपीसी का तो थर्मल है ना, तो एनटीपीसी का थर्मल पूछा जाएगा। एंड इसमें जो है एचपीसीएल भी है, एचएल गेल, कोई भी तो हमारा उस एक कंपनी नहीं दिख रहा है, बीएचएल बीएमएल बीएल बार्क यूपीएससी नहीं है। तो मतलब हमारे पास यूपी इसका जो एनएचपीसी का, तो जब नहीं होता है तो हम क्या करें, तब आता है मंडल का जुगाड़। अभी क्या है, अभी एआई का ज़माना है, अभी क्या है एआई का ज़माना है, और इंटरव्यू के लिए एआई बहुत अच्छा से काम करता है। आपको क्या करना पड़ेगा, दो मैं बता रहा हूँ एआई। पहले आपको एआई लेना है जेमिनाई, क्वेश्चन बनाने के लिए ग्रोक ले लो, क्वेश्चन बनाने के लिए ग्रोक लो, ग्रोक जो है वो इलोन मस्क का है, इसमें साइन इन कर लेना। करने के बाद इसमें लिखना है पूरा, बहुत अच्छे से लिखना है कि मुझे एनएचपीसी का इंटरव्यू देना है,
इतना टाइप करना पड़ेगा, मुझे NHPC का इंटरव्यू देना है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैं हूँ। अरे रोबोट है, इसको बताना पड़ेगा ना क्या तुम क्या चाहते हो। मुझे NHPC का इंटरव्यू देना है, मैं इसका कौन सा इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और इसमें जितना भी यूट्यूब में वीडियोस हैं, जितना भी कोरा में पोस्ट है, जितना भी फेसबुक में पोस्ट है, जितना भी एक्स में पोस्ट है, सारे को सर्च करो। सर्च करके मुझे 50 क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन बना दो, 100 क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बना दो। जो मैं बोला पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लिखते हो उसी के हिसाब से बात होगा। जैसे आपने सारे बात बता दोगे तो उसके हिसाब से ये क्या करेगा, ये पूरा के पूरा 100 क्वेश्चन बना देगा। किसके लिए? उसके लिए। अब कैसे सर्च किया, ये मैंने क्या क्या बोला था उसको, जो बोला था वो सारे यूट्यूब में जितना वीडियो अगर NHPC के लिए कोई बना रखा है उसका कंसिडर करेगा, कोरा में जो पोस्ट है उसको कंसिडर करेगा, अब फेसबुक में कोई पोस्ट है उसको कंसिडर करेगा, अगर एक्स जो आप एक्स मतलब इसका ग्रुप का ही है, इन्हीं लोगों का है, तो एक्स में कोई पोस्ट है उसको सर्च करेगा। सारा भर को सर्च कर करके 100 क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बनाएगा। फिर 100 क्वेश्चन बना लो पर्सनल। पर्सनल में सारे बताना पड़ेगा, मैं कहाँ से बीटेक किया हूँ, कहाँ से किया हूँ, मेरा क्या प्रोजेक्ट था, ये सारे बताना पड़ेगा। तब जाकर पर्सनल बना देगा क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ पे मेरा घर है, कौन सा स्टेट का है, कौन सा लोकेशन का है, पूरा जो CV टाइप का दे देना उसको, पूरा CV दे देना कि भाई इससे बता दे कि क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन बना देगा। फिर आता है कि NHPC के बारे में हमें 50 क्वेश्चन बना दो। तो NHPC के बारे में उसका क्या क्या प्रोजेक्ट पहले था, अभी क्या चल रहा है, किस तरह और क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाला है, ये सारे जो है NHPC का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेके हमें 50 क्वेश्चन बना दो। ऐसे तुम्हारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा फिर एक एक क्वेश्चन को उठा के आपको डालना है किसमें ना, उसको डालना है जेमिनी में। एक एक क्वेश्चन को किस में डालना है, जेमिनी AI में। तो जेमिनी AI में जब डालोगे तो ये क्या करेगा, एक एक करके क्वेश्चन उठाना है, उसमें डाल देना है। ठीक है, ले AI क्यों, जेमिनी कर दे फिर। तो वहां से क्वेश्चन उठाएंगे और वहां से क्वेश्चन उठा के एक एक क्वेश्चन इसमें डालेंगे। फिर आपको आंसर भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। एंड उसके बाद जो अगर फिर भी नहीं होता है तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं बताऊंगा। क्लियर हो विषय? तो इंटरव्यू के लिए और जो है इस तरह से हम AI को यूज कर सकता है। जब मेरे पास भी नहीं है तो मतलब दुनिया में नहीं है, मेरे स्टोर में नहीं है, सारे PSU का मैं कवर करके रखा हूँ। तो जब कुछ बच्चे भेजा होगा तो उस टाइम में मतलब बहुत ही कम बच्चे होगा, उसके चक्कर में हमने उसको स्टोर नहीं किया। तो ये जो चीज़ है आपका इंटरव्यू गाइडेंस के लिए इस टाइप का, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए इस टाइप का चीज़ आपको मिल जाएगा। तो मतलब कंप्लीट गाइडेंस आपको मैं बता दिया किस तरह से आप प्रिपरेशन करें। पहले फॉर्म भरें एंड उसके बाद, पहले तो फॉर्म भरें एंड उसके बाद इस तरह से प्रिपरेशन शुरू करें। पहले फॉर्म भरना जरूरी है, उसके बाद इस तरह से शुरू करना बहुत जरूरी है। तो आपका सारे कोड दे दिया गया। मेडिकल फिटनेस में बोला गया सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट एज पर द स्टेट गाइडलाइंस ऑफ NHPC। लायबिलिटी डिक्लेयर करना पड़ता है, जनरल इन्फॉर्मेशन आता है। ठीक है, उसके बाद आपका बहुत सारे और चीज़ है आपका जो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। एक तो बॉन्ड है इसमें, इसलिए आपका बॉन्ड के लिए आप ध्यान रखें कि आपको जो बच्चे को मैंने बता दिया कि बॉन्ड के लिए बॉन्ड भरना पड़ेगा, 4 लाख के आसपास होगा इसका जनरल कैटेगरी है ना, बाकी का 2 लाख का। क्योंकि आप अगर छोड़ के जाओगे तो फिर एक दूसरा बच्चे को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैंने बता ही दिया कि भाई जो घर जिसका मेट्रो सिटीज़ में है, जिसने पाले बड़े शहर में हो, तो तुम मत करो अप्लाई। जो गांव का है, जो छोटे शहर में से पाला बड़ा है, उसको वो ज्वाइन करें। ठीक है, फिर 2 लोचा ही खत्म। एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा 16 तारीख को एंड एप्लीकेशन विंडो क्लोज होगा 6 इतना को। इसमें तो टेस्ट मेस्ट का आपके पास फिर, हाँ इसमें ध्यान रखिए एक मेल ID और एक फ़ोन नंबर, जो आपका जब तक अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं, मतलब ज्वाइन नहीं हो जाता नौकरी का, तब तक ना परमानेंट रखो। रोज एक बार करके मेल खोलना, उसका मेल, उसका स्पैम फोल्डर। ऐसे कुछ स्टूडेंट के साथ अभी हुआ है, वो लोगों ने मेल किया और स्पैम फोल्डर में चला गया कि तुमको इस तारीख को ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग लेटर बंदा नहीं देखा, फिर अभी वो कोर्ट केस कर रहा है कि मैंने नहीं देखा, तुम्हारा स्पैम फोल्डर में चला गया था। तो मैंने बोला देखो इससे क्या होगा, नुकसान तो तुम्हारा ही हो रहा है ना। तुमको नौकरी भी मिला था, तुमको इंटरव्यू भी दिए थे, फिर उन लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर भेजा, अब क्या उसको भेज दिया
क्योंकि ऐसा होता है ना आजकल बहुत सारे अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन ऐसा आता रहता है, उसको समझ के उसको स्पैम फोल्डर में घुसा दिया। जैसे स्पैम में घुसा दिया वो बंदा दिखाई नहीं। तो आप एक ऐसा ईमेल आईडी रखो जिसको आप रोज खोलते हो, और रोज दोनों खोलना है कि हमारे पास कोई भी कंपनी से कोई भी हमने जो अप्लाई किया है उससे कभी एडमिट कार्ड आता है, कभी आपका इंटरव्यू का डेट आता है, कभी आपका आता है, कोई छूट ना जाए। दिन में एक बार खोलना है, दैट इज सफिशिएंट। और एक मोबाइल नंबर देकर आना है जिसमें मोबाइल एंड व्हाट्सएप दोनों चलता हो। ऐसे एक मोबाइल नंबर हो जिसमें मोबाइल व्हाट्सएप दोनों चलता हो। तो अगर ये चीज़ आपने चेंज नहीं करेंगे, जैसे मेरा जो फ़ोन नंबर है मैंने जो अभी यूज़ करता हूँ, मेरा जो फ़ोन नंबर है ये मैंने दिल्ली में आके जो लिया था, जब फाइनली मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ था 2009 में, 2009 का दिसंबर में, 2009 का दिसंबर से आज तक मेरा वो फ़ोन नंबर एक ही है। तो ये कहा जाता है कि जो बंदा ज़िंदगी में 5 साल से ज़्यादा कोई एक फ़ोन नंबर यूज़ करता है वो बंदा फ्रॉड नहीं हो सकता। वो बंदा जो है कोई गलत काम नहीं करता होगा। और जो रोज फ़ोन नंबर चेंज कर रहा है उसका मतलब उसमें खोट है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो फ़ोन नंबर है, मेरा जो फ़ोन नंबर चल रहा है 2009 से, जब से मैंने दिल्ली में परमानेंट शिफ्ट हूँ तब से मेरा आज तक ना तो मैं यहाँ से कभी गया हूँ और ना तो मैंने कभी फ़ोन नंबर चेंज किया हूँ। तो उसके कारण क्या होता है कि आपके पास ऐसे एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जो आपको ध्यान रखिए लाइफ लॉन्ग मैं यूज़ करूँगा इसके लिए। ठीक है, जिसको मैं लाइफ लॉन्ग यूज़ करूँगा। और सर आपका नंबर अगर पोर्ट करना है तो पोर्ट हो जाएगा, उसमें क्या जाता है, अगर आपको दूसरा कंपनी में ले जाना है पोर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसे एक नंबर रखें जिसमें व्हाट्सएप चलता हो, जिसमें आपका फ़ोन चलता हो, ऐसे एक फ़ोन रखें जो आप इस एप्लीकेशन में दें, और एक ऐसा ईमेल दें जो ईमेल आप रोज़ खोलते हो। अगर आपने रोज़ नहीं खोलते हो, एक ऐसे बोर्ड का ईमेल दे दिया, फिर उसका पता ही नहीं है फिर क्या हो गया, फिर इस कंपनी में दूसरा ईमेल, दूसरी कंपनी में दूसरा ईमेल, उसके चक्कर में पता ही नहीं चलता क्या होता है। और कभी जाके ये लोग मेल करके ही खुश हो जाता है। ये आजकल मतलब पोस्ट भी नहीं करता है, मेल करके खुश हो जाता है। तो मेल करके आ गया, आपने नहीं गया कोई बात नहीं, वो दूसरा बच्चे को ले लेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको जो मेथड मैं बताया वो मेथड सबसे पूरा करना है। अब आता है हमारा अल्टीमेट गोल। ये तो हो गया 2024 का। 2025 में जो गेट में अच्छा स्कोर किया है, इतना अच्छा भी जरूरत नहीं क्योंकि इसमें बहुत ही कम लो गेट स्कोर जाता है। तो वो जो किया है उसके लिए आप बताता है कि सर हमें अभी 2027 के लिए प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए क्या करें। मैंने आज लिस्ट बनाया था कि 2026 का गेट स्कोर से कौन कौन सा पीएसयू रिक्रूट कर सकता है, उसका एक प्रॉपर लिस्ट बनाया था। ठीक है, पोस्ट गेट गाइडेंस आज ही तो बनाया था, कहां गया। तो इसमें हमने देखा कि हमारा जो पीएसयू है 2026 से एक्सपेक्टेड, देखो हमने 2022 का, 2023 का, 2024 का सारे का देखा। अब 2026 में जो एक्सपेक्टेड है, तो मैंने एक लिस्ट बनाया था। उसके बाद हमारा स्टूडेंट जो उस टाइम में ऑनलाइन में थे सब लोगों ने बता के एक लिस्ट फाइनल किया। इसके बाद और भी एक्स्ट्रा आ सकता है, बट हमने इतना किया कि 22 पीएसयू तो 2026 का गेट से आएगा। उसमें भी एनएचपीसी है, जैसे 2024-5 का भी रिक्रूट कर रहा है, इसके बाद 2025-6 का भी करेंगे। तो एनपीसीआईएल, गेल, डीबीसी, बार्क, एनएमडीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एनएचपीसी, एनएलसी, एनाल्को, टीएचडीसी, केआईओसीएल, एनएचएआई, इसरो, आईओसीएल, आरबीएनएल, निपको, एनएलसीआईएल, यूपीआरएनएनएल एंड एमपी पॉलिटिकल लेक्चरर, आरसीएफएल। तो ऐसे जो है और जो पीएसयूज है ये आ सकता है, बट इतना तो हमें एक्सपेक्टेड है कि इस बार आएगा। तो 2027 के लिए हम अगर थोड़ा सा कम भी कर दे, 20 पीएसयू तो रिक्रूट करेगा, 20 पीएसयू तो रिक्रूट करेगा। तो 20 पीएसयू आप समझ रहे हो कि जो आपका पोस्ट है, अगर 50 करके भी सीट है, 50 करके भी सीट है, तो टोटल कितना सीट हो जाता है, टोटल सीट हो जाता है 1000। तो 1000 बच्चे का डायरेक्ट गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो अच्छा पीएसयू है, जो हमारा ओएनजीसी हो गया, एनडीबीसी, कितना है ऐसे और पीएसयू बोलना ठीक नहीं, और कितना एग्जाम है ऐसे, तो और भी पीएसयू, बट और एग्जाम कितना होता है सर, और एग्जाम होता है 300।
तो गेट का प्रिपरेशन जो करता है उसके बाद, अगर गेट का प्रिपरेशन करता है उसके बाद ये सारे एग्जाम होता है, BHEL का एग्जाम होता है, ठीक है, DBC का तो इसमें गेट के थ्रू हो रहा है अभी, HPCL का एग्जाम होता है, BHEL का एग्जाम होता है, UPPCL का एग्जाम होता है, HPCL का एग्जाम होता है, ठीक है, NPCL का तो साइंटिफिक उसमें गेट के थ्रू आ रहा है, IPCO है, एंड DRDO का आता है, IOCL का जूनियर ऑपरेटर आता है, उसके बाद OPSC का आता है, BPSC का आता है, ठीक है, गुजरात मेट्रो का आता है, ठीक है, IPCO का आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आता है। तो ऐसे कहते हो गिनती करते जाओ, काउंट करो, काउंट द एग्जाम, काउंट द नंबर ऑफ एग्जाम। टोटल मिला के हमारे पास कितना है, 300 ऐसे एग्जाम होता है जो आप दे सकते हो। क्या 300 एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे पड़ेगा ना, 300 एग्जाम के लिए एक चीज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि आपने मेरे से पढ़ लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, क्या तुमने ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिर्फ गेट में ही आंसर दे पाओगे? तो हम क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं कि भाई तुमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में समझा दूंगा, और दुनिया भर का जितना वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझा भी दूंगा, और दुनिया भर का जितना भी क्वेश्चन है वो मैंने करा भी दूंगा। उससे क्या होगा ना, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ उसी को रिवाइज करना है, और कोई भी एग्जाम देने जाना है, मैकेनिकल का, टेक्निकल का जो जो क्वेश्चन है वो सारे इसमें कवर हो जाएगा। गेट के लिए 15 सब्जेक्ट है, मैं 17 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो 17 कैसे, क्योंकि लास्ट में देखोगे ऐसे रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ये दोनों गेट में नहीं आता है, बट इंजीनियरिंग सर्विस एंड PSUs में आता है, इसलिए ये दोनों बाद में पढ़ना पड़ेगा गेट के बाद। तो आपको क्या होगा, एक ऐसे सिस्टेमेटिक क्लासेस मिलेगा, सिस्टेमेटिक स्टडी मटेरियल मिलेगा, और ये सिस्टेमेटिक इस धरती में कोई नहीं कर पाया। वो ऐसा चीज है इस धरती में आज तक जो कोई नहीं कर पाया वो हमने बना दिया। जैसे आपको कोई भी मटेरियल खोलो, कोई भी एक मटेरियल खोलो, ऐसे कोई भी स्टडी मटेरियल मेरा खोलो, उसमें क्या किया, पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा था। जैसे मान लो आपका एक कॉन्सेप्ट है, पहले हमने कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उस कॉन्सेप्ट से आज तक इस धरती में थियोरिटिकल एंड न्यूमेरिकल, इजी टू डिफिकल्ट जितना क्वेश्चन आया है इस धरती में सारे एक साथ कर दिया। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद धरती में जितना भी उस रिलेटेड क्वेश्चन है सारे एक साथ कर दिया, चाहे कॉन्सेप्ट बूस्टर हो, चाहे आपका थियोरिटिकल क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे इजी क्वेश्चन हो, चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। क्या आज तक आपने कभी धरती में ऐसा मटेरियल देखा? टीचर थ्योरी पढ़ाता रहता है और टीचर बकवास कराता रहता है, आप उसको कर करके पागल हो जाते हो। एक्चुअल एग्जाम में जाके आधा क्वेश्चन मिलता, आधा नहीं मिलता है, और इससे सारे मिलता है। क्यों ना, हमने जो डेवलप किया एक कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपका 300 एग्जाम में काम आ जाएगा। अब गेट एग्जाम, भाई गेट एग्जाम में गेट का काम आएगा, कॉन्सेप्ट चाहिए हमें, जो है डेवलप करता है कॉन्सेप्ट, एंड उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। जैसे गेट का ही बात करो, गेट में कुछ क्वेश्चन ईजी होगा, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, तो इजी भी तो आता है, डिफिकल्ट भी आता है। तो इसके चक्कर में इजी से मॉडरेट से डिफिकल्ट ऑल वैरायटीज का क्वेश्चन हम कराते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा ना, इसके लिए करना पड़ेगा आपको जस्ट स्कैन दिस QR कोड, जो आप QR कोड आपके सामने दिख रहा है, इसको स्कैन करो। ये देखो, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का बच्चे है उसके लिए मिलता है, दिस इज द अमाउंट, जो कितना पैसा में मिल रहा है। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चे के लिए कितना मिल रहा है, मेरा खुश रहो कोड लग रहा है ना, खुश रहो कोड है, उसके चक्कर में पैसा कम हो गया। 24 मंथ थर्ड ईयर का बच्चे के लिए, एंड 12 मंथ होता है जो आपका फोर्थ ईयर एंड पास आउट बच्चे के लिए, 9,999 में आपको मिल जा रहा है कोर्स। एंड आइकॉनिक में आपको क्या होता है, मेंटर मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा, बट इसमें अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो इसमें ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको मेंटर मिलेगा, ठीक है। और मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो हमेशा एक ध्यान रखें कि मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आपको कुछ भी रिलेटेड टू स्टडी जरूरत पड़े तो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर में व्हाट्सएप कर दे, ठीक है। तो जो बच्चे गेट दिया है, जो बच्चे गेट क्वालिफाई किया है, जो बच्चे गेट पहले किया है, उसको भी ये चाहिए, क्योंकि अभी NHPC का तो इसके थ्रू हो रहा है, अभी HPCL भी तो है। तो सर HPCL के लिए क्या करें ना, HPCL के लिए आपको दिस इज द QR कोड, आपको ये जो QR कोड अभी मैंने दिया, ये QR कोड से आपको HPCL का कोर्स ज्वाइन करना है। ये जो QR कोड दिया हमने, इससे आपको HPCL का कोर्स ज्वाइन करना है।
और HPCL का भी मटेरियल चाहिए तो इसके लिए इस नंबर में मुझे व्हाट्सअप करें। नंबर सेव करो, पहले नंबर सेव करो एंड व्हाट्सअप करें, क्योंकि HPCL का भी हमने पूरा मटेरियल रेडी कर लिया। तो ये आपका HPCL है, HPCL का मटेरियल। इसका साथ क्या करना है, एक कोर्स ज्वाइन करना है और इसका साथ सारे मटेरियल करना है। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन लिंक से शुरू करके आपका जो रोड मैप है, क्वालिफाइड स्टूडेंट है, टॉपिक लिस्ट है, टॉपिक लिस्ट भी बना इसका, वो भी दे दिया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दिया, एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स दे दिया, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद आपका HPCL का सब्जेक्ट टेस्ट दे दिया। तो इस तरह से हमने सारा करके रखा है, तो आपको सिर्फ क्लास करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, एंड कोई भी दिक्कत है भूलना नहीं है, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, इन दिस नंबर यू हैव टू सेंड व्हाट्सएप। ओके, खुश रहो, बाय बाय।